हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का मिस्र की सभ्यता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है जी। टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में भी जो पेपर कैंसिल हो गया उस सभी में वर्ल्ड हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है जी। तो इस बार उसको इग्नोर ना करते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है। सुनने में आ रहा है कि जून में एग्जाम होंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम अच्छे से कवर कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है जी, और टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका पहला पॉइंट है कि यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है जी। यह सभ्यता दजला और फर्रात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई? तो दजला और फर्राक नाम की दो नदियां थी, इसके बीच के क्षेत्र में ये विकसित हुई। ठीक है जी। अगले पॉइंट में है कि भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली हड़प्पा सभ्यता इसी के समकालीन थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारतीय की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी हड़प्पा सभ्यता। और वो किसके समकालीन थी? तो वो थी मेसोपोटामिया के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है जी। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की हड़प्पा सभ्यता, दोनों कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी और एक दूसरे के समान थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल में दजला और फर्राक के बिल्कुल दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो दजला और फराक नदी है उसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? तो सुमेर कहा जाता था, सुमेर कहा जाता था। ठीक है जी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो जो सुमेर, जो दक्षिणी भाग को कहा जाता था, दजला और फराक नदी को दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था, उसी क्षेत्र में, उसी प्रदेश में किसकी सभ्यता का स्थापना हुई? तो वो थे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। आगे चलकर इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन बीच में बेबीलोन तथा उत्तर में एसीरियन सभ्यता का भी विकास हुआ। आगे चलकर मतलब इसी नदियों के मुहाने पर कौन कौन से विकास हुआ? तो सुमेरियन का, बेबीलोन का और एसीरियन सभ्यता का। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि साहित्यिक, कानूनी, कोड, दर्शन, धर्म और वास्तुकला का व्यापक उपयोग हुआ करता था। मतलब कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक साक्ष्य से, मतलब प्राप्त, इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त से क्या प्राप्त होता है? मतलब साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होता है कि यह सभ्यता जो थी वो साहित्यिक, कानून और कोड, धर्म, वास्तुकला, व्यापक रूप से इन सब का वो प्रयोग करते थे। कौन? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में इन सब का क्या होता था? व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। ठीक है जी। यह सभ्यता का विस्तार, अगला पॉइंट है, यह सभ्यता का विस्तार वर्तमान में अधिकांश इराक, कुवैत, सीरिया के पूर्वी भाग और तुर्की के दक्षिणी भाग और तुर्की, सुमेरियन एवं ईरान, इराक सीमा के साथ क्षेत्र तक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये सभ्यता है ना, वो वर्तमान में अधिकांश कहाँ है? तो इराक, कुवैत, सीरिया के पूर्वी भाग और तुर्की के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है जी। बस इतना आप याद कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो ये सभ्यता का, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास है वो अधिकतर, अधिकांश कहाँ है? तो उस ऑप्शन में इराक भी दे सकता है, कुवैत भी दे सकता है। तो ये ऑप्शन में क्या चला जाएगा? एक से अधिक। तो कई बार क्वेश्चन फंसाए जाते हैं, तो उसको हमें समझना पड़ता है। एक से अधिक में भी वे जा सकता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख मतलब रियासतों में सुमेरियन सभ्यता, अक्कादियन और बेबीलोन और असीरियन सभ्यता शामिल थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन सी शामिल थी? तो सुमेरियन सभ्यता, अक्कादियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। ठीक है जी। अब देखते हैं सभ्यता की खोज कैसे हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज। तो 1850 में अंग्रेजी पुरातत्ववेदी थे, जो क्या नाम था? आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब रॉलिसन है ये, ने बेहुस्तून के पास एक टीले पर ईरानी स्तूप डेरिस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया और एक शिलालेख खोज निकाला। मतलब
रॉलिंस जो थे उन्होंने क्या किया, तो 1850 में ईरानी टीले पे एक मतलब स्तूप मतलब खुदवाया और उसमें से क्या खोज निकाले, तो एक शिलालेख को खोज निकाले। ठीक है जी, तो ये कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था। और इसको खोजकर्ता कौन थे, तो रालिसन जो थे वो कौन थे, तो इसके खोजकर्ता। अगला पॉइंट है कि रॉलिंसन ने इसे पढ़ने में सफलता भी अर्जित की और शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था। और जो वो शिलालेख मिला था ईरान से खुदाई से, जो 1850 में ईरान की खुदाई से किसको शिलालेख मिला, तो रॉलिंसन को मिला था। और उस शिलालेख को वो पढ़ने में भी मतलब सफलता अर्जित की, किसने, रॉलिंसन ने। और वो किस भाषा में लिखा गया था, तो फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण था। ठीक है जी। और आगे कहता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रथम प्रमाण के रूप में दुनिया के सामने भी प्रस्तुत किया गया। और उसी जो मतलब शिलालेख मिला था उसको दुनिया के सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1921 में सूसा में एक काले पत्थर से निर्मित दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ। मतलब दूसरा शिलालेख भी कब प्राप्त हुआ, 1921 में। और कहाँ से, तो सूसा से, जिस पर बेबीलोनी भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। और जो मतलब दूसरा शिलालेख मिला था वो किस भाषा में थी, तो वो थी बेबीलोनियन भाषा में। और वो क्या थी, कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी, मतलब उस पर कानून, नियम कानून आदि लिखे गए थे। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि 19वीं सदी के आरंभ में सर लियोनार्ड वल्ली ने उर नामक स्थान से उत्खनन द्वारा महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए 19वीं सदी में। खुदाई से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं एवं शिलालेखों को पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता मानव प्रकाश में आई। मतलब खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई और शिलालेख प्राप्त हुए, उसको पढ़ने के स्वरूप क्या ये पता मतलब कंफर्म हो गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मानव प्रकाश मतलब एक महान सभ्यता थी। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि इस जाति के शासकों ने बेबीलोन नगर का निर्माण किया, जो आधुनिक समय में कासगार के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक समय में कासगार के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन्हें बाबल लोग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, बाबल लोग भी कहा जाता है। आगे है कि बेबीलोन मध्य मेसोपोटामिया में एक मामूली शहर राज्य था। क्या था वो, एक मामूली शहर राज्य था। बेबीलोन सभ्यता के शासकों में हम्मुराबी 1810 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। मतलब बेबीलोन जो सभ्यता था उसके सबसे मतलब शक्तिशाली और योग्य शासक कौन था, तो हम्मुराबी था। वो कब से कब तक था, तो 1810 से लेकर 1750 ईस्वी तक वो महत्वपूर्ण शासक था। वो संपूर्ण मेसोपोटामिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और उसने क्या किया, हम्मुराबी ने, उसने संपूर्ण मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्योंकि वो अलग अलग राज्य और शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बटा हुआ था मेसोपोटामिया पूरा। ठीक है, तो उसने संपूर्ण मेसोपोटामिया को जीत कर एक साम्राज्य की स्थापना कर ली। किसने, हम्मुराबी ने। हम्मुराबी के शासनकाल में काफी बदलाव हुए, जिन्हें कराधान के साथ एक केंद्रीय नौकरशाही की स्थापना की। केंद्रीकृत नौकरशाही की उसने स्थापना की। ठीक है जी। हम्मुराबी ने बाबुल को विदेशी शासकों से मुक्त किया और फिर दूसरे दक्षिणी मेसोपोटामिया क्षेत्र को विजय प्राप्त की, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और बेबीलोनियता का नाम आया। हम्मुराबी ने क्या किया, मतलब जो भी मेसोपोटामिया थे विदेशी शासकों से बंदिश थे, उसने हम्मुराबी ने उन सभी मतलब छोटे बड़े मेसोपोटामिया से जो भी थे राज्य मेसोपोटामिया के अंदर, उन सभी को जीत लिया और उनको मुक्त कराया। किससे, विदेशी शासकों से। और उस क्षेत्र को स्थिरता और बेबीलोनियता के नाम से जाना गया। ठीक है जी। आगे है कि बाबुल के इस पहले राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक 1754 ईस्वी पूर्व के कानून का संकलन था, जिसे हम्मुराबी की संहिता भी कहा जाता था। ठीक है जी। 1754 ईसा पूर्व में कानून का संकलन था। किसके शासनकाल में, तो हम्मुराबी की शासनकाल में। उसे क्या कहा जाता था, तो हम्मुराबी की संहिता भी कहा जाता था। और 1531 ईसा पूर्व में आक्रमणकारियों द्वारा बाबुल को प्रस्त नहीं किया गया। ठीक है जी। मेरे हिसाब से नहीं होगा, प्रस्त किया गया है। ठीक है जी।
तो 626 ईसा पूर्व और 529 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में बेबीलोन में नव बेबीलोन साम्राज्य का प्रभाव रहा। मतलब एक नया बेबीलोन बन गया था, साम्राज्य का प्रभाव रहा। ये नया साम्राज्य 1939 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा उखाड़ फेंका गया और 1939 मतलब 539 में क्या किया गया, तो फारसियों द्वारा इसे उखाड़ फेंका गया, जो सिकंदर महान के आक्रमण 335 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र पर शासन करते थे। और उस समय कौन शासन करता था, तो सिकंदर महान शासन करता था 335 ईसा पूर्व में। छोटे छोटे नगरों में राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फतोसी या फतसी कहा जाता था। वही बात है कि मेसोपोटामिया क्या था, एक छोटे छोटे नगरों में मतलब बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य नगरों में बटा हुआ था। तो उसको संपूर्ण को किसने जीता था, तो हम्मुराबी ने जीत के एक किया था। ठीक है जी। लेकिन 1531 में आक्रमणकारियों द्वारा बाबुल पर क्या किया गया, परास्त कर दिया गया, और जिससे 626 ईस्वी पूर्व से लेकर 539 ईस्वी पूर्व तक नए बेबीलोनियों ने वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है जी। और 1939 में किसने जो नए बेबीलोन थे वो कौन थे, फारसियों ने उन्हें उखाड़ फेंका। ठीक है जी। जब सिकंदर महान ने आक्रमण कर 1935 मतलब 335 ईसा पूर्व में इन क्षेत्रों पर शासन करता था, उस समय की बात है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था और राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। ठीक है जी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस पे शासन करती थी, तो धर्म पर आधारित शासन करती थी। और जो राजा था उनको क्या माना जाता था, तो ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरियन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। मतलब शुरू में ऐसा लगता है, मतलब वैज्ञानिकों ने जब भी खोजें निकाला, शिलालेख जो भी था, साक्ष्य प्राप्त किया, उससे क्या पता चलता है, तो उससे साक्ष्य मतलब प्राप्त हो चलता है कि जो उस समय की शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। राजा कई अधिकारियों, कर्मचारियों और पुरोहितों की सहायता से राजकीय एवं शासन संबंधित कार्य का संचालन करता था। और जो राजा होता था वो किससे, अधिकारियों से, कर्मचारियों से और पुरोहितों की सहायता से राजकीय जो भी कार्य थे वो करता था। उस समय प्रत्येक नगर में समय समय पर जनसभाएं होती थी। और उस समय क्या होती थी, प्रत्येक नगरों में जनसभाएं होती थी। लगभग 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन में राजतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना हुई। कब हुई, तो 3000 ईसा पूर्व में, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था एवं उसकी आदेश ही अंतिम होता था। और उसका आदेश ही क्या होता था, अंतिम होता था। मेसोपोटामिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहाँ 2 प्रकार की न्याय प्रणाली व्यवस्था थी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, तो 2 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपने प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को वर्ल्ड हिस्ट्री का कवर करेंगे और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जिससे हमारे एग्जाम और बेहतर हो सके। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो पहली धार्मिक न्याय प्रणाली थी और दूसरी कौन सी थी, राजकीय न्याय प्रणाली। जो पहली धार्मिक न्याय प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, तो पुरोहित निर्माण, मतलब जो पुरोहित हुआ करते थे धार्मिक न्याय प्रणाली में, वो निर्णय लिया करते थे पुरोहित। और दूसरी जो राज्य की न्याय प्रणाली थी उसमें कौन निर्णय लेता था, तो जो राजा हुआ करता था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। ठीक है जी। मतलब 2 प्रकार की न्याय प्रणाली थी, एक धार्मिक न्याय प्रणाली और दूसरी राजकीय न्याय प्रणाली। धार्मिक में पुरोहित निर्णय लेता था और राजकीय में राजा निर्णय लेता था। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप से रखा जाता था। मिट्टी की पट्टी पर अंकित कई रिकॉर्ड खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और जो भी वो सुनवाई करते थे तो वो किस रूप में रखते थे, लिखित रूप में रखते थे। और किस पर लिखते थे, तो मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। ठीक है जी। और ये कहाँ से, खुदाई से प्राप्त हुए हैं एक साक्ष्य। कई शासकों द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें हम्मुराबी को संहिता सबसे प्रमुख स्थान रखती थी। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून भी बनाए गए थे। और उस समय क्या, मतलब सभी से, मतलब परिवार से संबंधित, व्यापार से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित सभी
तरह से प्रकार के कानून बनाए गए थे। अगला पॉइंट है कि इन देवताओं के मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर जुगेरेट्स के स्थान पर किया गया, जो अधिकांश शहरों के केंद्र में था। और जो उनके देवता उगता थे उनका मंदिर कहाँ बनवाया जाता था, तो अधिकांश शहरों के केंद्र में बनवाया जाता था। इन्हें संरचनाओं को बनाने में हजारों लोगों की कई सालों तक लगे होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि उस समय में तो भाई बनवाने में समय लगता है, ये छोड़िए। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाक का प्रयोग कुम्हारों ने सबसे पहले कब कहाँ हुआ था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है जी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इस सभ्यता में पहियों के आविष्कार के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से पहिए के आविष्कार के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि समुद्री मार्गों से सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। लोथल का बंदरगाह महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया के जहाज भी आते जाते थे। ठीक है जी, मेसोपोटामिया की एक उत्कीर्ण मुद्रा भी लोथल से मिली है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की मुद्रा कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। ठीक है जी, उत्कीर्ण मुद्रा कहाँ से मिली है, लोथल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। लोथल से किसकी मुद्रा मिली है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की मुद्रा भी पाई गई है लोथल से। इस प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि समुद्री मार्ग से भी सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख आयात निर्यात मतलब लेपिस लुजली मतलब अफगानिस्तान से, आनातोली घाटी से और लेबनान से होता था। मतलब जो विभिन्न प्रदेशों में जो आयात निर्यात होता था वो कहाँ कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से, आनातोली घाटी से और बेबलान मतलब बेलान लेबनान से। ठीक है जी, सॉरी हो जाता है, लेबनान से होता था। इस सभ्यता में लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली की भी विकास किया गया था। ठीक है जी, इसको क्या कहते थे, जो उनकी मेसोपोटामिया की लिपि प्रणाली कौन सी थी, तो उनकी थी कीलाकार लिपि प्रणाली। ठीक है जी, तो ये याद रखें, कीलाक्षर लिपि प्रणाली थी। मेसोपोटामिया की कौन सी लिपि थी, तो कीलाक्षर लिपि प्रणाली थी। कीलाकार मतलब आप कीला आकार भी कह सकते हैं। कीलाकार प्रणाली थी, जो कील से मतलब वो मिट्टियों पे खोद खोद के उत्कीर्ण करते थे, मतलब वो लिखते थे। ठीक है जी, तो कीलाकार वो लिपि थी। सबसे पहले ये ब्रिटिश अफसर हेनरी रोलिसन ने इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की थी। ये तो हमने अभी पीछे देखा। आगे देखते हैं। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्रारंभिक लिपियां मुख्यतः भाव चित्रात्मक थी, और जो उनकी लिपियां कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। मतलब वो चित्र बनाते थे कि आगे वाला सामने वाला समझ सके। मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटे कील से नीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे। अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, कीला करते, क्योंकि वो कीलों से मिट्टी पर वो अक्षरों को उकेरते थे, भाव दर्शाते थे कि वो सामने वाला समझ सके। जैसे चिड़िया बना दिया तो वो समझे चिड़िया है, किसी मतलब कोई भी आकृति बना दी, उससे वो मतलब भावनात्मक भाषा थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में लिखी गई सभी प्राचीन भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन के साथ प्रारंभिक मेसोपोटामिया में भी सेमेंटिक भाषा बोली जाती थी। अकादीन और असीरियन सभ्यताओं के दौरान सुमेरियन भाषा के स्थान पर अकादीन बोलचाल की प्रमुख भाषा के रूप में उभरी, लेकिन सुमेरियन प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्यिक भाषा के रूप में रूप में बनी रही। जो मतलब अकारियन जो भाषा थी वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो बोलचाल के लिए। ठीक है जी, लेकिन जो धार्मिक और साहित्यिक जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो सुमेरियन थी। बस इतना आप याद करिए कि अकायदीन जो भाषा थी वो बोलचाल में प्रयोग की जाती थी, और जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी सुमेरियन भाषा। बोलचाल के प्रयोग की जाने वाली अकायदीन भाषा, और सुमेरियन भाषा प्रशासनिक भाषा थी, धार्मिक भाषा थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इस सभ्यता ने गणित के क्षेत्र में काफी महारत हासिल की।
पाइथागोरस जो था मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। ठीक है जी। बेबीलोन 60 पर आधारित प्रणाली मेसोपोटामिया सभ्यता ने दी। ठीक है जी। इसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और मतलब सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ये किसने, इसका मतलब कहाँ से ये आया, तो वो आया मेसोपोटामिया से। ठीक है जी। अगला पॉइंट है, बेबीलोनियंस को ग्रह नक्षत्र का विज्ञान का भी ज्ञान था। इस सभ्यता के लोगों ने दिन और रात की लंबाई की गणना की और तथा सूर्य और चंद्रमा के उदय एवं अस्त होने का भी समय की गणना की। तो बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने क्या किया, तो ग्रह नक्षत्र के विज्ञान का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने दिन रात लंबाई की गणना की, मतलब दिन और रात की लंबाई की गणना की, सूर्य और चांद के उदय और अस्त होने की गणना की, समय की गणना की। चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा ही बनाया गया। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। तो चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा बनाया गया। इन्होंने एक साल में 12 महीने सिर की नींव रखी, और इन्होंने एक साल में कितने महीने की नींव रखी, 12 महीनों की नींव रखी। इनके अलावा एक हफ्ते में 7 दिन की प्रणाली भी इन्होंने ही प्रारंभ की। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसी में एक हफ्ता की शुरुआत हुई, 12 महीने की, 1 मिनट की, 1 घंटे की, 1 सेकंड की। ये सभी की शुरुआत कहाँ हुई, तो मेसोपोटामिया में हुई। ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। यहाँ के खगोल वेदों ने एक दिन को 24 घंटों में बांटा। उन्होंने आकाश को 2 हिस्सों में बांटा एवं प्रत्येक को एक नाम दिया। इन्हें राशियां कहा गया। मतलब इन्होंने एक दिन को 24 घंटे में बांटा और आकाश को 12 हिस्सों में बांटा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन को 24 घंटों में इन्होंने बांटा और 12 हिस्सों में किसको बांटा, प्रकाश को, आकाश को, मतलब जो आसमान है उसको 12 हिस्सों में बांटा और प्रत्येक को एक नाम दिया गया। और यही क्या आगे चलो कहलाए, तो ये राशि कहलाए। इन सभ्यता के अवशेषों से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्ति, विभिन्न प्रकार की मुहरें प्राप्त होती है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देवी देवताओं और राजाओं की उत्कीर्ण मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। मतलब उस समय में राजा के साथ साथ देवी देवताओं के साथ साथ राजा के भी मूर्तियों का निर्माण वो करते थे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है। खास तौर पे मेसोपोटामिया में जो मेन पॉइंट है कि ये चैप्टर में जो आ सकते हैं वो सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और वर्ल्ड हिस्ट्री का मेन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।